हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में और थोड़ी जानकारी लेंगे जो हमारे पीयूज हैं, दैट इज प्राइमरी यूनिट्स, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि हाईलाइटेड टर्म है यहाँ पे। तो जनरली जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को जो जब भी बजट हमारा पास होता है तो उस केस में दो पार्ट होते हैं बजट के। वन इज़ द इनकम पार्ट एंड अदर इज एक्सपेंडिचर पार्ट। तो इनकम पार्ट जो है तो गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट का जो इनकम है वो थ्रू टैक्सेशन और अदर वेरियस मीन्स के थ्रू होता है, जिस पे हम किसी और वीडियोस में चर्चा करेंगे। लेकिन जो हम एक्सपेंडिचर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर पार्ट में जो है तो दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं जनरली। वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपेक्स, एंड अदर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज ओपेक्स। ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो अगर हम इनके डेफिनेशंस की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में रेलवे को कोई भी एसेट अगर एक्वायर करना है, ठीक है, कोई भी एमएनपी को सेटअप करना है, कोई भी वर्कशॉप यूनिट्स को सेटअप करना है, तो इस केस में जो मनी स्पेंड करेगा वह, तो वह होगा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। मतलब हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वह हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से इनकर किया जाता है। ठीक है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उस केस में जो मनी स्पेंड होती है वह डे टू डे ऑपरेशंस को या एनुअल जो भी मेंटेनेंस हुआ, मेंटेनेंस चार्जेस, वो सब चीज़ें जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। ठीक है। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, और कहें तो एनुअली जो है हम इसको बजट टू बजट इसके लिए फंड एलोकेट करते हैं। ठीक है। इस केस में जो कैपेक्स है, तो कैपेक्स में जो रेलवे का जो कैश फ्लो है, ठीक है, वो बैलेंस शीट में जो जो इसका बैलेंस शीट होता है उसमें दिखाई देता है। जबकि ओपेक्स जो है वह रेलवे के इनकम स्टेटमेंट्स में दिखाई देता है। यह जरूरी नहीं कि वह बैलेंस शीट में दिखाई दे। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें जो पर्पज की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मेन पर्पज है वह है जनरली, क्योंकि वह लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो बेसिकली यह हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। वेर एज अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वह प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने में जो है तो हेल्प करता है। ठीक है। तो इस तरह से एक और पॉइंट बोल सकते हैं कि कैपेक्स जो है वह रिकरेंट नहीं होता। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सपोज जैसे कोई एमएनपी या फिर जैसे हमने आईसीएफ या आरसीएफ कोई प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर दी, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें ईयर बाय ईयर या उसका मतलब एक एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है तो हमने ये सेटअप किया हुआ है। ठीक है। तो जो हमारा इसके लिए जो अकरेंस है वह इट इज़ नॉट अ क्वाइट रिकरेंट। ओके। जबकि ओपेक्स के साथ कैसा है, ओपेक्स जो है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वह जो है तो वह रिकरेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है। मतलब हमें उसको रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए जो है तो उसको ईयर बाय ईयर या बाई एनुअल या मतलब 4 ईयर में, मतलब ऐसा एक 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 शॉर्ट टाइम पीरियड बाद उसको हमको रिपेयर और मेंटेनेंस करना ही है उसमें। ठीक है। टू मेक इट सस्टेन। ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो उसमें हमने जैसे मैंने आपको बताया एमएनपी हो गया, कुछ भी एमएनपी सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी नया प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप्स वगैरह को हम जो है तो सेटअप कर रहे हैं, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। जबकि
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन सा होगा, जैसे वेजेस हो गई, सैलरी पार्ट हो गया, या फिर सपोज इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब एक्सपेंसेस जो हैं तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होंगे। तो एक बार हम पर्टिकुलर रेलवे की बात करेंगे यहाँ पे, तो रेवेन्यू वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ रेलवेज आर क्लासिफाइड अंडर सब मेजर हेड्स, ठीक है। तो कुछ सब मेजर हेड्स जो है हमने बना रखे हैं यहाँ पे, जो कि इन द फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट, इन द फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट जो है, तो कुछ सब मेजर हेड्स हैं जिनको हमने एब्स्ट्रैक्ट एक अल्फ़ाबेट नाम दे दिया है, एब्स्ट्रैक्ट ए, एब्स्ट्रैक्ट बी, और इस तरह से उनको जो है सेपरेट किया हुआ है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट ए के अंदर है जनरल सुपरिंटेंडेंट्स एंड सर्विसेज, एब्स्ट्रैक्ट बी में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट वे एंड वर्क्स, ठीक है। तो पीवे और वर्क्स का जो मेंटेनेंस है, ठीक है, पीवे एंड वर्क्स का मेंटेनेंस वह एब्स्ट्रैक्ट बी के अंदर है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट सी में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर किसमें है, एब्स्ट्रैक्ट सी में है। इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरियज एंड वैगन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सी एंड डब्ल्यू की बात करें अगर, तो वह एब्स्ट्रैक्ट डी में है, ठीक है। तो सी एंड डब्ल्यू इज इन एब्स्ट्रैक्ट डी। एब्स्ट्रैक्ट ई में पी एंड डी, दैट इज प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, सो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वो किस में है, वह है एब्स्ट्रैक्ट ई में। एब्स्ट्रैक्ट एफ में क्या है देखिए यहाँ पे, तो एब्स्ट्रैक्ट ए टू डी है सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। एब्स्ट्रैक्ट ई में क्या है, रिपेयर ओके। एब्स्ट्रैक्ट एफ जो है वह बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताता है, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट का। एब्स्ट्रैक्ट जी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो डे टू डे जैसे ट्रैफिक फैसिलिटीज़ को इनेबल करने के लिए जो है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जी दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैफिक। Abstract H is basically operating expenses for fuel. Abstract J for staff welfare and amenities के लिए हमने यहाँ पे Abstract J allocate किया हुआ है। Abstract K for miscellaneous working expenses, ठीक है। यहाँ पे देखिए I मिसिंग है ना, I नहीं है यहाँ पे, Abstract I is missing. Abstract L for provident fund, pension and other retirement benefits. Abstract M for appropriation to funds. Abstract N for suspense, and abstract O for government contribution for defined contribution pension scheme, that is NPS. तो NPS जो है बेसिकली वह किस में है आपका, एब्स्ट्रैक्ट ओ के अंदर इसको सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एन का मतलब लिखा है यहाँ पे सस्पेंस, ठीक है। तो सस्पेंस का मतलब हो गया है एक तरह से सस्पेंस अकाउंट्स, ठीक है। जैसे हमारा एक जनरल लेजर हुआ, जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट एक जनरल लेजर अकाउंट होता है जो एक तरह से होल्डिंग अकाउंट की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारे बैलेंस शीट में कोई भी एरर हो गया अगर, ठीक है, तो उसको हम जो है तो एक तरह से उसको अभी टेम्परेली रखते हैं, उसको हम जो है तो प्रॉपर बैलेंस शीट में उस चीज़ को नहीं दिखाते, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट दैट एक्ट्स एज अ होल्डिंग अकाउंट अंटिल द एरर इज डिस्कवर्ड और द अननोन ट्रांजेक्शन्स इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, सस्पेंस अकाउंट। सो इस तरह से जो है तो देर आर टू रीजन्स वाई ए सस्पेंस अकाउंट कुड बी ओपनड, ठीक है। तो जब भी कभी डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, if there is a difference in a trial balance and a suspense account is opened with the amount of the difference so that the trial balance जो भी एरर्स है उसको फाइंड आउट किया जा सके टाइमली, ठीक है। इसको हम निलंबन खाता भी बोलते हैं। अब आते हैं अपन एक अपने वीडियो का मेन टॉपिक जो है वह है प्राइमरी यूनिट, जो कि एग्ज़ाम में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे बाय हार्ट करिए, प्राइमरी यूनिट्स। दैट प्राइमरी यूनिट्स हमारा क्या बताता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। प्राइमरी यूनिट क्या बताता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो दे सर्व टू एनालाइज द एक्सपेंडिचर बाय द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर वेजेस हो गया, स्टोर हो गया एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, ठीक है।
तो यह भी क्या होता है, जैसे हमारा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन देखा था हमने, ठीक है, तो अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो है, तो यह टू डिजिट का, यह क्या होता है, 2 डिजिट का कोड होता है, जिसको हम बोलते हैं पीयू और प्राइमरी यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 01 बेसिकली यूज होता है फॉर सैलरीज एंड बेजेस, 02 फॉर डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस, 03 फॉर पीएलबी दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, ओके। इसके अलावा 04 हाउस रेंट अलाउंस दैट इज एचआरए, ठीक है। 05 जो है उसको भी डिलीट कर दिया गया है, 06 को डिलीट कर दिया गया है, 07 जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ओके। इसके अलावा 07 के बाद आते हैं 08 पे, तो 08 इज़ बेसिकली फॉर एनपीएस, ओके। 09 में क्या रहता है, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। 010 में किलोमीटर अलाउंस, 10 में क्या होता है, किलोमीटर अलाउंस होता है। 11 इज़ फॉर ओटी ओवर टाइम अलाउंस। 12 फॉर एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस। 13 अदर अलाउंसेस हो गए। 14 के अंदर क्या होता है, फीस एंड ऑनरेरिया, ओके। 15 के अंदर होता है ट्रांसफ़र अलाउंस दैट इज सीटीजी जिसको बोलते हैं, कॉम्पोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। इसके अलावा 16 के अंदर बात करें अगर, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। 17 के अंदर जो होते हैं एयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सैंक्शनड इन लीव ऑफ प्रिविलेज पास, ठीक है। इसके अलावा 18 में ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं। 19 में रेंटल फॉर पीएनटी टेलीफोन एंड कॉल चार्जेस इंक्लूडिंग ट्रंक कॉल्स। 20 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लीव इनकैशमेंट कराते हैं एलएपी का, है ना, तो लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, सो इसके लिए जो पीयू नंबर 20 का यूज़ होता है यहाँ पे। 21 फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट है 22, दैट इज यूटिलिटीज एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटीज। 23 के अंदर जो है बेसिकली रेंटल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, वह 23 के अंदर आता है। 24 में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूडिंग पब्लिकेशंस। 25 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। यह आ रहा है किसमें, 25 के अंदर आ रहा है। 26 है रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल, 26 है रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल। इसके अलावा 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है, प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक दैट इज स्टॉक आइटम, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके कॉस्ट की बात हो रही है, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। तो यहाँ इसके लिए क्या है, PU27 है, ठीक है। PU27 याद रखिए, स्टॉक आइटम का परचेज करना है। और नॉन स्टॉक आइटम जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज दैट इज PU28, ये बार बार रिपीट हुए हैं, सो फ्रेंड्स मैं आपको प्रेशर दे के बोल रहा हूँ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेज दैट इज PU28, ठीक है। PU29 इज नथिंग बट रिम्यूनरेशन टू री इंगेज स्टाफ। देखिए यहाँ पे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी आज एट अ प्रेजेंट टाइम जो है तो स्टाफ को री इंगेज करना, ऑफिसर्स और कंसल्टेंट्स जो भी हो गए, तो उनमें ये फ्रिक्वेंट प्रोसेस रेलवे द्वारा की जा रही है, तो उनके रिम्यूनरेशन को जो है वह PU नंबर 29 के थ्रू दिया जाता है। इसके अलावा बात करें PU30, तो PU30 ये भी काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका एक्सपेंस रेट क्या है, PU30, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं 31 पे, तो PU31, सो PU31 विल यूज फॉर बुकिंग ऑफ डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल, ठीक है, डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल, उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट परचेज ऑफ फ्यूल, इसके लिए जो है यहाँ पे PU31 है, ठीक है। इसके बाद आते हैं PU32 पे, तो PU32 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्ज़ाम में PU32 के बारे में, क्योंकि जो है तो अभी रेलवे का बहुत सारा काम जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है,
तो PU32 इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ओके, सो वर्क्स एंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंजीनियरिंग सप्लाईज ऑफ मटेरियल्स ETC अंडर PU28, वाला कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स जो है वो PU32 के अंदर है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स, ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स फ्रॉम अदर यूनिट्स जो है वह किसके अंदर आता है, PU33 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे PU34 के अंदर क्या है, तो PU34 के अंदर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट PU34। तो PU34 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट हो रहा है ऑफ वेजेस। देखिए किस चीज़ का एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे, इसको हाईलाइट करने की बात है। एक तो सबसे पहले हाईलाइट करना है इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट हो रहा है यहाँ पे। इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट मतलब विद इन रेलवे, विद इन जोनल रेलवेज जो है यहाँ पे, विद इन जोनल रेलवेज जो है, तो वेजेस का एडजस्टमेंट हो रहा है ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स, ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट। ठीक है, तो WMS अकाउंट, WMS की बात अभी हमने करी थी, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टू रेवेन्यू हेड्स। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट। इसके बाद आते हैं इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस हो गया, दैट इज अंडर PU34। PU35 की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए PU34 और 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है। जैसे PU34 में क्या है, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस है, इसी प्रकार 35 में क्या है, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ मटेरियल है। देखिए वेजेस एंड मटेरियल का डिफरेंस है केवल 34 और 35 में। तो इंट्रा रेलवे मटेरियल ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स अंडर PU35, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है PU35 भी, ये आता है एग्जाम में। तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको याद रखिए। PU36 फॉर एक्साइज ड्यूटी पेड और पेबल फॉर परचेस ऑफ मटेरियल, तो एक्साइज ड्यूटी के लिए जो है यहाँ पे PU36 को याद रखिए, PU36 फॉर एक्साइज ड्यूटी। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी की बात करें अगर, तो इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी इसको जो है तो डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है 38 फॉर सेल्स टैक्स, 38 फॉर सेल्स टैक्स पेड, 39 फॉर एयर ट्रेवल। ठीक है, देखिए PU39 फॉर एयर ट्रेवल, अगर डोमेस्टिक एयर ट्रेवल होता है तो PU39 एक्सपेंसेड होता है यहाँ पे। ठीक है, PU40 जो होता है दैट इज एयर ट्रेवल फॉरेन, तो एयर ट्रेवल फॉरेन के लिए है 40 फॉर फॉरेन 40। ओके, 41 फॉर वैट, अभी भी पूरी तरह से जो है तो सभी मटेरियल्स पर GST नहीं लगाया गया है, तो कुछ मटेरियल्स पर वैट होता है। जैसे हाई स्पीड डीजल्स रेलवे परचेज करता है तो इस केस में यहाँ पे वैट यूज़ होगा 41। ठीक है, बिकॉज डीजल इज एक्सक्लूडिंग फ्रॉम GST। नाउ 42 की बात करेंगे यहाँ पे, तो 42 इज द एरियर पेमेंट्स। देखिए फॉर सैलरीज एंड वेजेस के लिए जो एरियर पेमेंट्स है, ठीक है, जिसे ACS नंबर 107 पे जोड़ा गया है, ACS दैट इज एडवांस करेक्शन स्लिप। ठीक है, जिसको फ्रिक्वेंटली जो है तो रेलवे द्वारा टाइम टाइम पर इसको मॉडिफाइड किया जाता है या नया इशू किया जाता है। नेक्स्ट है एरियर पेमेंट्स फॉर डियरनेस अलाउंस, जो है वह 43 के अंदर आता है। 44 के अंदर एरियर पेमेंट्स ऑफ अलाउंसेस अदर देन DA आते हैं। तो 42, 43, 44 एरियर पेमेंट्स के लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं क्या 45 पे, तो 45 इज बेसिकली फॉर सर्विस टैक्स। ठीक है, 46 फॉर काउंटर वेयरिंग ड्यूटी, 47 फॉर एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 48 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी पेबल, इसको जो है बेसिकली कस्टम फॉर परचेस ऑफ मटेरियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज पेड और पेबल फॉर परचेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, अदर देन काउंटर वेलिंग एंड एडिशनल ड्यूटी, इसको 48 में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो ये 50 के अंदर है। तो IT रिलेटेड जितना भी अपग्रेडेशन हो रहा है या जैसे नए नए पोर्टल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा,
अंडर 50। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, ये सब जो है तो 51 के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है 52 फॉर लैपटॉप प्रोक्योर्ड बाय ऑफिसर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप प्रोक्योरमेंट हो रहा है बहुत सारा रेलवे में भी ऑफिसर्स कैटेगरीज के लिए, तो वह PU52 के लिए आएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। AILTC, दैट इज़ ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन। ऑल इंडिया लीव ट्रेवल कंसेशन, यह कौन से PU के अंदर आता है, PU53 के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको अभी रिसेंट में जोड़ा गया है, ठीक है, 2018 में एडवांस करेक्शन स्लिप दैट इज 139 के तहत, तो AILTC PU53, ठीक है। आप इसमें जो है तो फिल्टर आउट कर सकते हैं आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो अभी एडवांस में जैसे अभी जो न्यूली एडेड हैं तो उनको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड और नॉन डिपॉजिट ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन, ये 54 के अंदर आता है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी अभी रिसेंट में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है 60 के अंदर फ्यूल फ्रॉम स्टॉक, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल फ्रॉम स्टॉक होम रेलवे लोकोमोटिव फ्यूल बाई फॉरेन रेलवे, तो जब भी क्या होता है होम रेलवे के लोकोमोटिव्स जो हैं वह फॉरेन रेलवे में फ्यूल किए जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो भी उसका पैसा है वह PU60 के द्वारा एलोकेट होता है, PU60 के अकाउंट पे। PU61 दैट इज फॉर ट्रांसफ़र डेबिट और क्रेडिट ऑफ लोको परफॉर्मेंस, ठीक है, तो दैट इज PU61 के अंडर होता है। इसके अलावा PU63 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हमने PU34 और 35 देखा था, तो PU34 के अंदर क्या था, बेसिकली इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस था, वेजेस और लेबर कॉस्ट ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट था। इसी तरह जो है तो PU63 जो बेसिकली PU63 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या डिफरेंस आ जाता है इनमें, और ऑप्शन ऐसे ही देता है, इंट्रा रेलवे, इंटर रेलवे, इंट्रा रेलवे, इंटर रेलवे, वेजेस दे देगा और मटेरियल दे देगा, और PU34, 35, 63, 64 दे देगा। तो इसमें आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको याद रखिए 34, 35 और 63, 64। तो 34, 35 फॉर इंट्रा था और 63, 64 इंटर है। तो 63 के अंदर क्या है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस और लेबर कॉस्ट ऑन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। इन सिमिलर 64 के अंदर क्या है, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट्स है, ठीक है, टूवर्ड्स मटेरियल यूज्ड इन POH। तो जब भी क्या है इंटर रेलवे एडजस्टमेंट, मतलब कोई भी WR का अगर कोई वैगन हुआ और वो जाके CR में उसका POH हो रहा है सेंट्रल रेलवे में, तो इस केस में जो है तो उनके बीच जो है उसका जो रेवेन्यू हेड्स है उसका एडजस्टमेंट जो है इस PU64 पे होगा, ठीक है। तो इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट्स टूवर्ड्स मटेरियल यूज्ड इन POH एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। ओके, नेक्स्ट है 64 हो गया। इसके बाद के जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी GST अराइवल हुआ तो उसके बाद से इनको जोड़ा होगा। जैसे सेंट्रल GST PU72 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है PU72 दैट इज CGST। इसके अलावा 73 PU73 फॉर व्हाट, दैट इज स्टेट GST, और यूनियन टेरिटरी GST दैट इज PU74। तो CGST, SGST और UTGST 75 के अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड GST फॉर 75। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आगे 98 और 99। तो 98 के अंदर क्या है, क्रेडिट्स और रिकवरीज है, ठीक है। तो जितनी भी क्रेडिट्स और रिकवरीज हैं दे वुड बी बुक्ड अंडर दिस प्राइमरी यूनिट 98, ठीक है। और 99 के अंदर अदर एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पूरे जितने भी PUs इंडियन रेलवेज में एट प्रेजेंट वर्किंग है तो हमने उनके बारे में देखा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।